Very good morning, dear students. Today we will start a new chapter, heredity and evolution. है ना? आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर का नाम है। तो पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसके बारे में कि क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो आज हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। राइट, इसमें आपको एक नया वर्ड हम लोग सीखते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें एक नया वर्ड आज सीखेंगे, जेनेटिक्स। अब इस चैप्टर का शुरुआत कहां से होता है? तो इस चैप्टर का शुरुआत होता है रिप्रोडक्शन के बाद। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वी हैव ऑब्जर्व दैट पेरेंट्स गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। यहां पे एक वर्ड आता है, एक छोटा सा स्लोगन है, लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, क्या कहा गया है रिप्रोडक्शन के बारे में? तो लाइक बिगेट्स लाइक। इट मीन्स जो जैसा होता है वैसा को ही जन्म देता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में यह बात कही गई कि लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जो जैसा होता है वैसा ही ऑफ स्प्रिंग को वो जन्म देता है। जैसे हाथी के बच्चे को जन्म देता है, घोड़े के बच्चे को, इंसान के बच्चे को। ठीक है, चूहे के बच्चे। तो लाइक बिगिट्स लाइक का मतलब ये हुआ कि जो जैसा होता है वैसे ही ऑफ स्प्रिंग को वो जन्म देता है। लेकिन अब यहां पे एक सोचने वाली बात है कि क्या एक ही पेरेंट्स के दो या दो से अधिक ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं? क्या एक जैसे होते हैं? क्या कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है? नहीं ना। ऐसा देखने को मिलता है सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो वहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो एक ही पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो वहां पे जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। वहां भी कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार वहां भी वेरिएशन देखने को मिलता है। दे बिकम स्लाइटली डिफरेंट टू देयर पेरेंट्स, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो यहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। क्लियर? एक मदर और एक फादर। तो जो ऑफस्प्रिंग है ये कंप्लीटली न तो मदर के जैसा होता है न ही कंप्लीटली फादर के जैसा होता है। यानी कि न फादर का न मदर का, किसी का वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब उस बच्चे को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना या थोड़ा बड़ा होता है, तब देखिएगा लोग रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो इस बच्चे का नाक जो है पापा पे गया है, आंख मम्मी पे गया है, होंठ इसके दादा पे गया है, कान इसकी दादी पे गया है, चेहरा मोहरा नाना के जैसा मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट यानी कि जो भी ब्लड रिलेटिव्स हैं, क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैं, उन ब्लड रिलेटिव्स में से किसी के ऊपर भी उसका कोई कैरेक्टर जा सकता है। राइट, दादा के ऊपर क्यों गया? क्योंकि दादा के जैसे उसके पापा थे। दादी के ऊपर क्यों गया? क्योंकि दादी के जैसे उसके पापा थे। तो दादा दादी का कैरेक्टर उसके पापा में आया और पापा से उस बच्चे के अंदर गया। नाना नानी का कैरेक्टर उसकी मम्मी के अंदर आया और मम्मी से उस बच्चे के अंदर गया। तो उस बच्चे के अंदर दादा का, दादी का या फिर अंकल का, बुआ का, मम्मी की तरफ से देखा जाए तो नाना का, नानी का, मौसी का, मामा का, किसी का भी कैरेक्टर उस बच्चे के अंदर आ सकता है। जब इतने लोगों का कैरेक्टर उस बच्चे के अंदर आ सकता है तो क्या वो बच्चा कभी भी किसी एक पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं? दे कांट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? तो यहां पे दो चीज का बात हम एक साथ कर रहे हैं, सिमिलरिटी के साथ साथ डिसिमिलरिटी का।
एक ही पेरेंट्स के 2, 3, 4 बच्चे हों या एक ही खानदान के 5, 7 बच्चे हों, आप हो गए, आपके कजिन्स हो गए, ठीक है, तो अगर देखा जाए उन बच्चों को तो कुछ न कुछ सिमिलरिटी आपस में लगती है, या देख के बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो है ना, लगता है कि भाई बी का भाई है या सी की बहन, कुछ भी, ठीक है, देख के हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि लगता है उसी के खानदान का ही बच्चा है। बट थोड़ा बहुत अनुमान हो जाता है। थोड़ा बहुत अनुमान क्यों हो जाता है? क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज उन सभी बच्चों में होती है, बट दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी, मीन्स डिसिमिलरिटी भी है। तो सिमिलरिटी के साथ साथ डिसिमिलरिटी का भी स्टडी करना है, ठीक है, और इसलिए एक नया ब्रांच बना, दैट ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं उस ब्रांच को? जेनेटिक्स। क्लियर? जेनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ similarities and variation between individuals of any given species। किसी भी स्पेसीज, किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, इसके स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो उनका स्टडी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अभी बस इन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एज वेल एज वेरिएशंस, ठीक है। सिमिलरिटी इसलिए क्योंकि अपने पेरेंट्स की कॉपी, और डिसिमिलरिटी किस कारण से आता है वो रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग स्टडी किए थे, कुछ और स्टडी करते हैं यहां पे, ठीक है। वेरिएशन का काउज, किस कारण से वेरिएशन होता है, तो जेनेटिक्स में लोग देखिए कि इट इज द स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एज वेल एज डिसिमिलरिटी। अब एक वर्ड है यहां पे हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किसी भी ऑफस्प्रिंग, किसी भी बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर को ट्रांसफर होकर के आ जाना हेरिडिटी कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होकर के आता है। इसी ट्रांसफर के दौरान कुछ सिमिलरिटी भी आती है और कुछ डिसिमिलरिटी भी आती है, और उसके स्टडी को बोलेंगे हम लोग जेनेटिक्स। अब एक वर्ड है वेरिएशन, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेरिएशन मीन्स डिसिमिलरिटीज among the organisms of any particular species। जैसे हम सभी हैं होमोसेपियंस, लेकिन होमोसेपियंस जितने लोग हम सभी हैं, क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं, हमारे बीच वेरिएशन है। अगर हम लोग एक ही परिवार के 2 या 4 सदस्य का बात करें तो उनके बीच में सिमिलरिटी ज्यादा होगी और वेरिएशन कम होगा। एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चों का बात करें तो उनके बीच में सिमिलरिटीज ज्यादा होगी, वेरिएशन कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 अलग अलग खानदान के बच्चों का बात करें तो उनके बीच में डिसिमिलरिटीज बढ़ती चली जाएगी। समझ में आई बात? तो जो जितने क्लोज रिलेटिव्स होंगे, सिमिलरिटीज उतना ज्यादा होगा और वेरिएशन उतना ही कम होगा, ठीक है। लेकिन वेरिएशन और सिमिलरिटीज दोनों रहना ही रहना है। तब बात करते हैं कि ये वेरिएशन किस कारण से होता है ना, सिमिलरिटी किस कारण से होता है। तो देखिए, कोई भी कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है तो वो आता है जीन के कारण, ठीक है। जीन क्या है? तो हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम क्लास 9 में। क्रोमोसोम इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और उसी डीएनए का एक छोटा छोटा हिस्सा जीन कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर किसी के अंदर आता है तो वो आता है जीन के कारण। ईच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने प्रकार के जीन होने चाहिए, ठीक है। और उसी जीन से वर्ड बना है जेनेटिक्स। सिमिलरिटी है तो जीन के कारण, और डिसिमिलरिटी है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन के कारण। राइट। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएशन का, काउज ऑफ वेरिएशन। व्हाट आर द डिफरेंट काउज ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग बात करते हैं काउज ऑफ वेरिएशन का। तो काउज ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले है म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन। उसके डीएनए के अंदर, उसके जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर किसी प्रकार का अचानक से बदलाव आ जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन कैन अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी भी हो सकता है। एक्चुअल में ये म्यूटेशन होता है ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। जब डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उसी दौरान थोड़ा बहुत एरर आ जाता है और उसी एरर के कारण हो जाता है म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन यानी कि इट इज अ एरर ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस, और उस एरर के कारण किसी प्रकार का वेरिएशन आ सकता है। वो वेरिएशन या वो म्यूटेशन पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। यानी कि कोई बढ़िया कैरेक्टर आ जाए उस म्यूटेशन के कारण तो पॉजिटिव म्यूटेशन बोलेंगे, और किसी बढ़िया कैरेक्टर का लॉस हो जाए तो उसे निगेटिव म्यूटेशन बोलेंगे। एंड पॉजिटिव म्यूटेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। इसी पॉजिटिव म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन के कारण नए नए प्रॉपर्टीज किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी स्पेसीज में आते चले जाते हैं, और वो स्पेसीज धीरे धीरे इवॉल्व होता चला जाता है। दूसरा वेरिएशन का काउज है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो होता है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। मियोसिस सेल डिवीजन में पता है कि जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक स्टेप आता है उसमें जहां पे मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम अपने डीएनए सेगमेंट का, क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। यानी कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम अपने सेगमेंट का थोड़ा बहुत हिस्सा एक्सचेंज करते हैं। ये पढ़ेंगे मियोसिस में हम लोग, ठीक है। तो इस कारण से जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो गैमेट डिफरेंट डिफरेंट काइंड का हो सकता है। अब ये रैंडम चांस है कि किस गैमेट का फ्यूजन हो रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी कारण हो गया। दूसरा है रैंडम मिक्सिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब मिलियंस ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कौन सा गैमेट मदर का, कौन सा गैमेट फादर का, ये आपस में फ्यूज करके जायगॉट बना रहा है, ये भी एक रैंडम चांस है। इस प्रकार से ये 3 काउज हो जाते हैं वेरिएशन के, ठीक है। वेरिएशन 2 प्रकार का हो सकता है। एक ऐसे को दूसरे प्रकार से बोला जाता है कि ट्रेट या कैरेक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इनहेरिटेबल और एक अक्वायर्ड, ठीक है। इनहेरिटेबल वेरिएशन या इनहेरिटेबल ट्रेट क्या होता है, और अक्वायर्ड वेरिएशन या अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, समझते हैं इसके डिसिमिलरिटीज को हम लोग। नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड अक्वायर्ड ट्रेट के बीच का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट एंड अक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड वेरिएशन एंड अक्वायर्ड वेरिएशन, ठीक है। क्या होता है? तो सबसे पहले इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेड वेरिएशन उसको बोलेंगे जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग को डायरेक्टली मिल जाता है। इसके लिए ऑफ स्प्रिंग को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, इट डायरेक्टली पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अक्वायर्ड ट्रेट इट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ साइकिल के दौरान, अपने लाइफ के दौरान उसको अक्वायर करता है, गेन करता है, सीखता है डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड्स के अनुसार। इनहेरिटेड ट्रेट इट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन इसलिए क्योंकि इसमें जो चेंज होता है वो चेंज उसके जीन में हो रहा है। इट इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन क्योंकि इसमें जीन के अंदर चेंजेस या बदलाव नहीं होते, ठीक है। वो बदलाव उसके सोमैटिक सेल के अंदर हो रहा है या फिर उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। इट पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट ये जनरेशन टू जनरेशन चलता ही रहता है, ये खत्म नहीं होता। अक्वायर्ड ट्रेट इट एंड्स विथ द डेथ ऑफ इंडिविजुअल
ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म जब मर जाएगा तो उसके अंदर जो भी अक्वायर्ड कैरेक्टर, अक्वायर्ड ट्रेट था वो भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका हाइट, कलर ऑफ आई, ठीक है, कैसा हमारा हाइट होगा, कैसा हमारा फेस प्रोफाइल होगा, आई का शेप कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा, हेयर हमारा कैसा है, आवाज हमारा कैसा है, ठीक है। दीज ऑल आर इनहेरिटेड ट्रेट, और इसके लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ा, ये पेरेंट्स से हमें मिल गए। कैसे हमारी हाइट होगी, ऐसा हमारा शकल सूरत होगा। तो आप कैसे दिखते हैं इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसमें सारा योगदान आपके पेरेंट्स का है। आपका योगदान कहां पे है, तो आपके लर्न्ड बिहेवियर में आप क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इसमें आपका योगदान है, ठीक है। एक शार्प माइंड आपको पेरेंट्स से मिल सकता है, लेकिन पढ़ना सीखना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। और जो कुछ भी आप सीखते हैं वो अगले जनरेशन में नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो अगर किसी के पेरेंट्स ग्रेजुएट थे तो उसका अगला जनरेशन ग्रेजुएट ही पैदा होता, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का लर्न्ड बिहेवियर है तो ये अक्वायर्ड ट्रेट होता है। कोई क्रिकेट सीख गया, कोई एक्टिंग सीख गया, तो उसके बच्चे बॉर्न क्रिकेटर या बॉर्न एक्टर हो, बॉर्न फिलोसोफर हो, बॉर्न डॉक्टर, बॉर्न इंजीनियर हो, ऐसा नहीं होता। उनको फिर से ABCD से ही शुरुआत करना होता है, ठीक है। और किसी प्रकार का एक्सीडेंटल चेंज, एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर, किसी अंग का नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसके जो बच्चे होंगे उसमें जन्म से ही वो ऑर्गन नहीं होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।